गांव सूरजपुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, पर कर्ज का बोझ उसे मन ही मन तोड़ देता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी से रामलाल अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बारिश नहीं होने के कारण रामलाल की सारी फसल सूख जाती है और वो बहुत दुखी होता है। परिवार में पत्नी सीता, बेटा मोहन और छोटी बेटी गीता रहते थे। सीता, इस बार भी फसल खराब हो गई। अब घर कैसे चलेगा? चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेंगे। पिताजी, मेरी स्कूल फीस भी बाकी है। मास्टर जी मुझे रोज डांटते हैं। बेटा, अभी पैसे नहीं हैं। थोड़ा इंतजार करो। जैसे ही पैसे आते हैं, मैं तेरी फीस भर दूंगा। माँ, घर में आटा भी खत्म हो गया है। कल हम क्या खाएंगे? आज जैसे तैसे काम चला लेते हैं बेटी। सीता और रामलाल मोहन और गीता को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। क्या करूं सीता? कुछ समझ में नहीं आ रहा लाला। कैलाश की पहले की रकम बाकी है और घर की ये हालात। बच्चों की पढ़ाई और अलग से छूट रही हैं। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। उनके पास जाके देख आओ। कुछ रकम दे देंगे तो 1 महीना आराम से निकल जाएगा। रामलाल मजबूरी में गांव के महाजन लाला कैलाश के पास जाता है, कुछ पैसे उधार लेने के लिए। नमस्कार लाला जी। आओ रामलाल, बोलो कैसे आना हुआ? वो थोड़ी रकम चाहिए थी लाला जी। मिल जाती तो बड़ी कृपा होती आपकी। रामलाल, पहले का कर्ज चुकाओ, फिर नया मिलेगा। लाला जी, इस बार आखिरी बार मदद कर दीजिए। अभी का और पहले का एक साथ चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन ब्याज 2 गुना लगेगा। रामलाल सिर पकड़ के थोड़ी देर सोचता है और दुगना ब्याज के लिए हाँ कर देता है। रामलाल भारी मन से पैसे ले आता है। क्या करे, पापी पेट का सवाल था। रकम लेके रामलाल अपने घर के लिए पैदल पैदल निकल जाता है। गांव में रहने वाले श्यामलाल और रतन रामलाल की गरीबी का मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें बनाते। श्यामलाल, रामलाल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता ये कभी आगे बढ़ पाएगा। रामलाल सब सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो लाचार था। क्योंकि समय भी रामलाल के खिलाफ चल रहा था। रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन रामलाल को पड़ोस में रहने वाले दादाजी हरिराम चाय पे बुलाते हैं और उसे खेती करने के बारे में बताते हैं। दादाजी रामलाल के बहुत हितैषी थे। बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दादाजी, मेहनत तो बहुत करता हूँ। समय के साथ खेती करने का तरीका बदलना भी जरूरी है बेटा रामलाल। ये बात आपने सही बोली दादाजी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, चलता हूँ दादाजी। घर पे बच्चे राह देख रहे होंगे मेरी। दादाजी हरिराम की बात रामलाल के दिल में बैठ जाती है। अगले दिन गांव में कृषि शिविर लगता है, जहां कृषि अधिकारी सुरेश गांव वालों को नई तकनीकी और किसानों से जुड़ी सरकारी लोन योजनाओं के बारे में समझाता और बताता है। नई तकनीक अपनाकर किसान अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई गई है, जैसे कम ब्याज बैंक ऋण, जिसका आप फायदा उठा सकते हो। बैंक ऋण एक वित्तीय सुविधा है जिसके तहत आप किसी बैंक या वित्तीय संस्था से एक निश्चित अवधि के लिए पैसे उधार लेते हैं और उसे कम ब्याज सहित वापस चुकाना होता है। श्रीमान जी, क्या छोटे किसान भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगले दिन रामलाल बैंक में जाता है, कृषि अधिकारी की योजनाओं को समझ के लोन की बात करने के लिए। सरकारी योजना के तहत कम ब्याज पर लोन मिल सकता है आपको। क्या सच में? बिल्कुल, लेकिन मेहनत और ईमानदारी जरूरी है। जी, मैं अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से समय पर रकम लौटा दूंगा। जो आवश्यक और जमीनी दस्तावेज हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी करके आप अपनी रकम ले जा सकते हो और हो सके तो अपनी रकम को सदुपयोग में लीजिए। जी श्रीमान जी,
इससे मैं खेतों में ड्रिप सिंचाई लगवाऊंगा ताकि फसल अच्छी हो। अग्रिम बधाई हो रामलाल जी। शुक्रिया जी। बैंक अधिकारी वर्मा जी दस्तावेज प्रक्रिया पूरी करके रामलाल को रकम दे देते हैं और रामलाल बैंक अधिकारी वर्मा जी का शुक्रिया अदा करके रकम लेके अपने घर आ जाते हैं। रामलाल अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई मशीन लगवाता है, एक नई उम्मीद और उमंग से, और यही से रामलाल के जीवन के नए संघर्ष की शुरुआत होती है। मालिक, ये नई पाइपलाइन कैसे काम करेगी? इससे फसल को अंदर तक पानी मिलेगा और पानी की बचत भी होगी। फिर तो खर्चा भी कम होगा अपना। रामलाल के चेहरे पर एक नई मुस्कान की उम्मीद दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रामलाल एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। लेकिन फिर वही गांव वालों के हंसी और ताने। श्यामलाल और रतन दोनों का काम लोगों की बुराई करना था। देखो देखो, रामलाल वैज्ञानिक बन गया। इतनी गरीबी में भी नए नए प्रयोग कर रहा है। रामलाल इनकी बातों को हमेशा इग्नोर कर देता था, पर इस बार रामलाल इनको मुंह पे जवाब दे देता है। आज हंस लो, एक दिन परिणाम देख के मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे तुम दोनों, देख लेना। दोनों को मुंह की खानी पड़ी, पर पलटकर जवाब ना लगा। कुछ महीनों बाद रामलाल की मेहनत नजर आने लगती है। खेतों की हरियाली बता रही थी इस बार फसल अच्छी से अच्छी तैयार होंगी। खेतों में लहराती हरियाली को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि रामलाल का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हो। रामलाल, पत्नी सीता और बेटा मोहन अपनी महीनों की मेहनत देखने खेतों पर जाते हैं। सुनो जी, इतनी अच्छी फसल मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। पिताजी, पूरे गांव में हमारे खेत की चर्चा है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। रामलाल, पत्नी सीता और बेटा मोहन बहुत खुश थे। एक दिन रामलाल कृषि विभाग ऑफिस जाता है, जहां कृषि डॉक्टर मिश्रा जी से मुलाकात करते हैं, जो रामलाल को जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। जैविक खेती यानी फल फूल सब्जी आदि की खेती के बारे में बताते और जानकारी देते हैं। रामलाल जी, आप जैविक खेती करना शुरू कर सकते हो। क्या डॉक्टर मिश्रा जी, उससे ज्यादा लाभ होगा मुझे? जी बिल्कुल, बाजार में इसकी कीमत अधिक मिलती है। जी शुक्रिया। रामलाल के दिमाग में ये सलाह बैठ जाती है, पर रामलाल मजबूर था। उसके पास केवल 2 बीघा ही जमीन थी। रामलाल मंडी में फसल बेचने पहुंचता है। मंडी में भी रामलाल को नई चुनौती का सामना करना पड़ा। मंडी में पप्पू एजेंट छोटे किसानों से कम रकम में फसल खरीदकर बड़े व्यापारियों को बड़े दाम पर बेचता था और खुद मुनाफा कमाता था। मैं तुम्हारी फसल ज्यादा कीमत में नहीं खरीद सकता। मेहनत की फसल है, दाम तो सही लगाना चाहिए आपको श्रीमान जी। मेहनत से ही होती है फसल, मशीन तैयार नहीं करती उनको, समझे? जाओ, नहीं खरीदना मुझे, कहीं दूसरी जगह जाके बेचो। रामलाल टूट सा जाता है और मन ही मन कहता है, ये ऊपर वाले तेरे भी खेल निराले हैं, छोटे किसानों की कोई नहीं सुनता। रामलाल जमीन पे बैठ जाता है। ये सब दृश्य साइड में खड़ा दिनेश व्यापारी भी देख रहा था। दिनेश व्यापारी भी एक गरीब किसान का बेटा था, जो मेहनत से यहाँ तक पहुंचा था। वो अच्छी तरह से समझ सकता था एक छोटे किसान का दर्द। रामलाल जमीन पे बैठे बैठे खुद को कोस रहा था। तभी दिनेश व्यापारी चलकर उसके पास आता है और कहता है, मैं सीधे किसानों से माल खरीदता हूं, बेचना हो तो बोलो। अगर सही कीमत मिले तो श्रीमान जी, मैं तैयार हूं बेचने के लिए। मैंने देखी है तुम्हारी फसल बेहतरीन है। रामलाल अपनी फसल दिनेश व्यापारी को अच्छी रकम में बेच देता है और निर्णय लेता है, आगे से फसल सीधे दिनेश व्यापारी को बेचूंगा, एजेंट को नहीं। एजेंट का काम रामलाल को समझ आ गया था। रामलाल को पहली बार इतना बड़ा मुनाफा मिलता है। परिवार में अलग ही खुशी का माहौल था। यहाँ से रामलाल की किस्मत बदलना शुरू हो चुकी थी। आज घर में खोई हुई सारी खुशियाँ लौट आईं। माँ और पिताजी, अब मैं पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा। और मैं भी स्कूल जाऊंगी। दोनों खूब मन लगा के पढ़ाई करना और आगे बढ़ना। रामलाल परिवार की खुशियों में ही खुशी ढूंढ रहा था और अलग ही सुकून महसूस कर रहा था। अगले दिन गांव के सरपंच गोपाल सिंह पंचायत पे गांव वालों को बुलाते हैं और रामलाल की प्रशंसा करते हैं। रामलाल ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हमें भी नई खेती सीखनी है। सभी गांव वालों को रामलाल से प्रेरणा लेकर उससे सीखना चाहिए। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी को लेके
पूरे आसपास के गांव में चर्चा थी। धीरे धीरे रामलाल अपने आसपास की जमीन पट्टे पर ले लेता है। रामलाल को डॉक्टर मिश्रा जी की बातें अब तक भी याद थी। जैविक खेती करना रामलाल ने ठान लिया था। अब कुछ नया करना स्वाभाविक था। मालिक, अब तो खेत भी बहुत बड़े हो गए हैं। बीमा, जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई है अब। रामलाल पट्टे वाली सारी जमीन पर फल और सब्जियां लगा देता है। रामलाल धीरे धीरे अपनी एक अलग ही पहचान बनाता जा रहा था। रामलाल को कलेक्टर राजीव द्वारा जिला स्तरीय सम्मान समारोह में बुलाया गया। रामलाल जी, आपको जिले के सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार मैं मेरे सभी किसान भाइयों को समर्पित करता हूँ। जब रामलाल खेती करने में अपने जिले में बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था, तो पत्रकार महोदय जी का इंटरव्यू लेने आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। रामलाल को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और सवाल किया गया। आपकी संघर्ष भरी यात्रा से सफलता का राज क्या है? रामलाल ने प्रेरणादायक तरीके से पत्रकार महोदय के प्रश्न का जवाब दिया। मेहनत, सीखने की इच्छा और हार न मानना, ये ही सबसे बड़ा राज है। पत्रकार महोदय द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब रामलाल ने अच्छे से दिए। रामलाल ने खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट का काम भी शुरू कर दिया था। रामलाल और बेटा मोहन खेतों पर टहल रहे थे। तभी मोहन कहता है, पिताजी, अब हमारा माल दूसरे राज्यों में भी जा रहा है। यही हमारा अगला सपना था बेटा। रामलाल का कारोबार अब करोड़ों में चल रहा था। रामलाल की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक दिन एक चमचमाती गाड़ी रामलाल के घर के आगे आके रुकती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी में से एक भद्र पुरुष उतरते हैं। वो और कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। मुख्यमंत्री रामलाल के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। रामलाल मुख्यमंत्री जी को देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। साहब, आप कैसे? जी, मुझे भी आपसे खेती करना सीखना है। नहीं नहीं, मजाक मत करिए। रामलाल जी, आपने साबित करके दिखा दिया कि किसान देश की ताकत है। सर, किसानों को सही मार्गदर्शन मिले तो वे चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे ही तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बस ऊपर वाले की दया रहनी चाहिए। अच्छा, चलता हूं और गांव में भी जाके किसानों की समस्या सुननी है। जी, खाना तो खा के जाना। नहीं नहीं, फिर कभी। इतना कहकर मुख्यमंत्री जी और गांव के लिए निकल जाते हैं। इतनी सी देर में पत्नी सीता आ जाती हैं। देखो, आज दिन बदले तो कैसे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं और गरीब की कोई नहीं सुनता था। यही तो इस दुनिया की हकीकत है सीता। रामलाल गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवाता है। कार्यक्रम किसी त्योहार से कम मनाया नहीं जा रहा था। मेले में बच्चों की खेलने कूदने की व्यवस्था भी थी। बच्चे मस्ती कर रहे थे। तरह तरह की मिठाइयों की दुकान भी लगाई गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। रामलाल भी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहा था। तभी दादाजी हरिराम रामलाल को अपने पास बुलाते हैं। और कैसे हो बेटा रामलाल? जी दादाजी, अच्छा हूं। आप बताओ। मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज हमारा संघर्ष सफल हो गया दादाजी। मैं गरीब था, लेकिन सपने बड़े थे। जिसने मेहनत और सीखना नहीं छोड़ा, उसे सफलता जरूर मिलती है। कहानी का संदेश: गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती है। सही सोच, नई तकनीक, मेहनत और धैर्य के बल पर कोई भी किसान अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।